नमस्कार। मेरा नाम CS राय। आप देख रहे हैं लॉ स्टडी विथ राय सर। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंधु सभ्यता के भाग 3 के बारे में। जो सिंधु सभ्यता है उसका भाग जो 3 है उसमें बात हम करने जा रहे हैं। तो आज सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण सबसे प्रमुख विषय वस्तु हमारी होगी। तो सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण अपने आप में भारतीय इतिहास में एक विवादास्पद बिंदु है। आज तक इसके बारे में किन्हीं ने भी सही साक्ष्य दे नहीं पाए हैं कि कितना साल पुराने। यद्यपि कार्बन पद्धति 14 का इस्तेमाल करके इसके काल निर्धारण करने की कोशिश की गई है, लेकिन आज जो नए नए खोज आ रहे हैं इससे यह सभ्यता और भी प्राचीन होते जा रही है और बहुत सारे मापदंड जो तय कर दिए गए थे उनको भी झुटलाते जा रही है। तो अब ये देखना है कि क्या ये जो मापदंड तय हैं क्या सही है या इनमें भी परिवर्तन होगा। तो इन सबको पर अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। अभी काल निर्धारण, सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण। तो सिंधु सभ्यता जब मिला तो इसका जो विस्तार क्षेत्र था भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये 3 क्षेत्रों में मिला। लेकिन सबसे अधिक केंद्र भारत, फिर पाकिस्तान और फिर अफगानिस्तान में मिला। एक तरह से हम मोटा मोटी जान सकते हैं कि अगर इनका खोज अच्छे ढंग से हो, अभी तक तो 1500 मिल चुके हैं। मेरा कोई पिछले वीडियो में 1400 था, तो वहां 1400 ना करके 1500 मान लीजिएगा। 1500 अभी तक केंद्र मिल चुके हैं, जिनमें मात्र 3% की ही सभ्यता केंद्रों का उत्खनन हुआ है, जिसमें अधिकांश तो भारतीय में है। वैसे जो पाकिस्तान में जो क्षेत्र मिले हैं उसमें पाकिस्तान अच्छा खासा वहां से पर्यटन के नाम पर पैसा कमाता है। तो भारत में जो उत्खनन मिले हैं या पूरा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान को, उसमें मात्र 3%। कुल अभी तक माना जा रहा है कि यह 12,50,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है। लेकिन मेरे अनुसार ये 12,50,000 क्षेत्र भी बहुत जल्दी पूर्वानुमान वाले क्षेत्र में शामिल हो जाएगा। इससे भी विस्तृत क्षेत्र है। ये 12 लाख से नहीं, मेरे ख्याल में 17-18 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र विस्तृत है। आज जो भारत को हम देखते हैं, पाकिस्तान उससे अधिक विस्तृत भारत था। तो एक काल निर्धारण पे आप समझ सकते हैं कि क्या है। यह हमेशा से एक विवादास्पद प्रश्न है कि इसका काल क्या है। तो अगर देखा जाए काल निर्धारण का, तो जो जॉन मार्शल ने इसको 3250 से 2700 ईसा पूर्व का माना है। 3250 से 2700 ईसा पूर्व माना है। दूसरा है मैक ने इसे 2800 से 2500 ईसा पूर्व माना है। C14 पद्धति से अब ये 2300 से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। इसी के आलोक में जो भारतीय इतिहासकार हैं उन्होंने इसके साथ देते हुए, इसको C14 को मानते हुए, भारतीय इतिहासकार ही नहीं कुछ विदेशी इतिहासकार भी अब इसका निर्धारण 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानते हैं। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि 2700 से लेकर 1700 ईसा पूर्व है,
तो ये भी सोचना होगा कि सिंधु सभ्यता को 3 भागों में ही बांटा जा सकता है और बांटा जाता है। प्रारंभिक, मध्य प्रारंभिक काल, चतुर्थकोश काल, और इसको बोल सकते हैं हम हैं पतन काल। इन टाइम पीरियड से अगर हम देखेंगे तो आपको सिंधु सभ्यता आपको याद आएगा अच्छी तरह से। आपको एक मोटा मोटी रेखा उत्पन्न हो जाएगा, आपके पास एक तौर पे एक दिमाग में अंकित हो जाएगा, और कभी भी आपको जरूरत पड़ेगा तो बस आपको एक बार देखना और आपके दिमाग में आ जाएगा ये सब। तो कोशिश कीजिए किसी भी चीज को पढ़ने का पहले उसको अच्छे से पढ़ें। क्या क्या है? पहला, फर्स्ट प्रारंभिक। सेकेंड है आपका परिपक्व, और थर्ड है पतन। पतन या उत्तर हड़प्पाकालीन। तो प्रारंभिक था आपका 3300 से लेकर 2600। परिपक्व है आपका 2600 से लेकर 1900। पतन या उत्तर हड़प्पा है 1900 से लेकर 1300 ईसा पूर्व। अब यह जो बात आपको बताए हैं इसमें यह है कि प्रारंभिक जो है वो 330 से लेकर 2600 ईसा पूर्व था। परिपक्व क्या है? इसमें सभ्यता अपने चमत्कोश या अपने विशिष्ट रूप में आ गई थी। पतन तो ऑलरेडी इसका 1750 माना ही जाता है, लेकिन 1750 के बाद भी बड़े नगर समाप्त हो चुके थे। छोटे नगर में हड़प्पाकालीन, उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता जीवित थी, जो पूरी तरह से 1300 ईस्वी में खत्म हो गई ईसा पूर्व में। प्रारंभिक का जब भी होता है तो इस समय हड़प्पाकालीन जो नगर थी बसना शुरू हुआ था, या हड़प्पाकालीन केंद्र का अस्तित्व आना शुरू हुआ था, इसलिए इसको प्रारंभिक माना जाता है। इस समय बड़े नगरों की कोई अस्तित्व नहीं थी। लेकिन जब हम बात करते हैं परिपक्व में, इस समय सिंधु सभ्यता अपनी विशिष्ट पहचान प्राप्त कर चुकी थी, फैल चुकी थी, समृद्ध हो चुकी थी और विस्तृत हो चुकी थी। इस समय बड़े नगरों की स्थापना हुआ था। इस समय बड़े नगर केंद्र दुनिया के हो गए थे, व्यापार केंद्र, शिक्षा के, जो भी हो, साहित्य के, सबके केंद्र स्थापित हो चुके थे और विस्तृत हो चुके थे। और जब पतन हुआ था तो पतन में शुरुआत में 1900 ईसा पूर्व से ही बड़े बड़े नगर समाप्त होने लगे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, और उनका पतन अक्सर हो चुका था। लेकिन 1300 आते आते जो छोटे छोटे नगर बच भी गए थे वो भी समाप्त हो गए। इस तरह से हड़प्पा सभ्यता संस्कृति का समयावधि हम आपको बताए। अब हम बात करेंगे कि हमें अब क्या क्या मिला है। यह भी देखना जरूरी है कि हमें कहाँ मिला। तो जो हड़प्पा कालीन जो नगरें थी, जिन्हें नगरों की संख्या दी गई है, उनमें कौन कौन है? फर्स्ट, हड़प्पा से हमें क्या क्या मिला है? पहला, सूर्य का स्वास्तिक चिन्ह। ये जो स्वास्तिक चिन्ह है, यह बात स्पष्ट रूप से करता है कि वहां सूर्य की पूजा होती थी। सूर्य की पूजा, इस चीज से हम पता कर सकते हैं कि हाँ, सूर्य उपासना होता था हड़प्पा कालीन में। हमेशा ये बात क्वेश्चन पूछा जाता है कि वहां ऐसा कौन सा चिन्ह प्राप्त हुआ जिससे सूर्य पूजा की बात हमें स्पष्ट होती है, तो वह है सूर्य पूजा में स्वास्तिक चिन्ह। यह मछुआरे का एक चित्र मिला है। किसका? मछुआरे का। दूसरा, यह शंख का बना बैलगाड़ी मिली है। बैल की
मूर्ति या बैलगाड़ी की मूर्ति। यहां कांसे का बना हुआ दर्पण मिला है और साथ ही साथ यहां कांसे का गाड़ी भी एक प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा समय क्या मिला है? स्वास्तिक चिन्ह, मछुआरे का चित्र, शंख बैल की मूर्ति, कांस्य दर्पण, गाड़ी, और इसके साथ ही यहां सबसे बड़ी बात है अनागार मिला। 6 अनागार हैं जो पंक्ति में खड़े थे। 1 2 3 4 5 6। और इनकी खूबी क्या थी? 15.3 मीटर लंबे, 15.23 मीटर और 6.09 मीटर चौड़े। यहां एक मूर्ति भी मिली है, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए महिला का एक मूर्ति भी प्राप्त हुई है। अब बात हम करते हैं जो सबसे अधिक विशिष्ट और सबसे अधिक कामयाब केंद्र, इसलिए हम बोल रहे हैं कि सबसे अधिक लोग उसी के बारे में खोजना अधिक पसंद करते हैं। मैं भी जब अधिक सर्च करता हूं तो मोहनजोदड़ो को ही अधिक सर्च करना पसंद करता हूं। मोहनजोदड़ो, और इसका रियल नाम क्या है? मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। यहां क्या क्या मिला है? यहां पुरोहितों का आवास मिला है, यहां मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, यहां कांस्य की बनी हुई महिला की मूर्ति प्राप्त हुई है, यहां एक व्यक्ति, एक दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति प्राप्त हुई है, और जो सबसे बड़ी बात है यहां स्नानागार मिला है। स्नानागार क्या मिला मोहनजोदड़ो में? पुरोहित आवास, मातृ देवी की प्रतिमा, कांस्य की महिला की मूर्ति, दाढ़ी वाला व्यक्ति, ये सब हमको मिला है हड़प्पा काल के मोहनजोदड़ो अवशेष। मोहनजोदड़ो में केंद्र में से जो मिला ये स्नानागार मिला है। यह स्नानागार क्या बहुत ही विशाल है। इसके उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां बनी है अंदर उतरने के लिए और बाहर चलने जाने के लिए, और इसका फर्श पूरी तरह से पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। यहां नालियां बनी है गंदे पानी निकालने के लिए और स्वच्छ पानी जाने के लिए। ये जो स्नानागार है इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों में होता था। ये 11.8 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और गहरा था 2.43। इसका व्यवस्था, इसके अलावे एक चीज और मिला है। वो क्या मिला है इसके अलावे जो सबसे महत्वपूर्ण है? वो है अनागार, विशाल अनागार। ये जो इसका विशाल अनागार था, (45.71 मीटर लंबा और चौड़ा था 15.23 मीटर। इससे यह भी आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या इसमें मिला था और क्या नहीं मिला था। जब हम इनका सामाजिक
आर्थिक और राजनीतिक पढ़ेंगे तो उसमें भी और यहाँ या क्या मिला था हम वो उसके बारे में बताएंगे। यहाँ मोटा मोटी आपको बताया जा रहा है। दूसरा है चन्हु-दोरो। आपको बाद में बता दिया जाएगा किसका खोज कब हुआ था, किसने किया था। अभी तक जितना हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हु-दोरो ये सब पाकिस्तान में ही है। हड़प्पा है रावी नदी किनारे, सिंधु है आपका सिंधु नदी किनारे मोहनजोदड़ो और चन्हु-दोरो। यहाँ मन के बनाने के कारखाना मिले हैं। क्या कारखाना? मन के बनाने के। और खिलौना बनाने का भी यहाँ कारखाना मिला, बच्चों को खिलौना भी यहाँ बनता था। इक्का गारी का अवशेष भी यहाँ प्राप्त हुआ है। ये दुर्ग यानी किला एक घेरा हुआ जगह नहीं था। यहाँ बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का भी साक्ष्य मिला है। यहाँ 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा का भी हमें अवशेष मिला है। यहाँ ईंटें मिली हैं वर्गाकार, आयताकार मिली है, कंघी मिली है, इसको और हाथी का खिलौना मिला है जो पूरी तरह से सजाया गया है, अलंकृत है, पत्थर, रंगीन पत्थर या पत्थर, मोती, जो भी चीज होगी। तो इस तरह से आज के वीडियो में आप देख ही चुके हैं 3 वीडियो प्लस और, लेकिन आज हम एक और बताना चाहते हैं, वह है सिंधु सभ्यता के 2 ऐसे स्थल जो अफगानिस्तान में हमें मिले। हम इसलिए इनके बारे में बता रहे हैं कि आगे की वीडियो में इनमें चर्चा बहुत कम ही होगी। जब व्यापार क्षेत्र में आएंगे तभी हो सकता है इनकी चर्चा हो, नहीं तो बहुत कम ही, और बहुत कम ही लोग इनके बारे में बताते हैं। पहला, अफगानिस्तान में क्या मिला है? अफगानिस्तान में सोर्तुगाई जगह है जो बदखास इलाके में है, कोकचा नदी और आमू दरिया नदी के बीच में। ये एक व्यापारिक बस्ती हुआ करती थी, यानी लोग जब जाते थे व्यापार करने के लिए तो यहाँ रुकते थे या यहाँ वस्तुओं का दान प्रदान होता था। यहाँ क्या क्या मिले हैं? मिट्टी के रंगीन बर्तन, मिट्टी की बैलगाड़ी खिलौने के तौर पे मिलते हैं। दूसरा भी अजीब है, मुंदी गाक, या कहीं कहीं इसको मुंडी गाक भी कहा गया है। यह कंधार में है। इसकी खोज 1951 से लेकर 1958 के बीच फ्रांसिस एक इतिहासकार से उनके द्वारा हुआ है। जीन मैरी कैसेल के नेतृत्व में। यहां भी हमें प्याला मिला है, मट्टी का बना हुआ प्याला। साथ में यहां कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं।
इसे हम कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के अलावे अफगानिस्तान में भी इसके अवशेष मिले। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और जो उस सभ्यता संस्कृति के केंद्र है, प्रमुख केंद्र, उन वहाँ क्या मिला है, और प्लस आर्थिक सामाजिक को भी कोशिश किया जाए कि पढ़ाया जाए। वीडियो बहुत ही छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को बोरिंग ना लगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे बड़ी बात, अगर है तो इस चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखिए और पढ़िए।